Hello everyone, I am Priyanka and you are watching Seekho English Soon. Guys, in today's video, I am going to teach you simple present tense. सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए गाइस, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस होते हैं, फ्यूचर एंड पास्ट। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट हमें अभी जो समय चल रहा है उसके बारे में बताता है। फ्यूचर टेंस हमें जो फ्यूचर में होने वाला है, जो भविष्य में होने वाला है उसकी बात बताता है। और पास्ट टेंस हमें जो बीत चुका है उसके बारे में बताता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो इसकी पहचान होती है ता है, ताहू, ती है, ते है। मतलब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ता है, ताहू, ती है, ते है दिखे तो आप समझ जाना कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे वाक्यों को बोला जाता है जो हम डेली यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करके नहाती हूँ, उसके बाद मैं नहाकर ऑफिस जाती हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए ही जो हम डेली यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। तो हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के और कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बोलेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नहीं वर्ड का यूज ना हो और ना ही क्वेश्चन मार्क लगा हो। मतलब वो सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, ना ही उसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ना ही ना का यूज होना चाहिए। तो चलिए ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का हम रूल देखते हैं। तो रूल क्या होता है ऐसे सेंटेंस के लिए? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो आप बोलेंगे फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म मतलब किसी भी फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस और ईएस लगा देंगे तो वह वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। और लास्ट में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखने से पहले आपको यह जानना जरूरी है पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में बार बार आपको मैं बताऊंगी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। तो फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी। आई होता है सिंगुलर और वी होता है प्लूरल। तो आप बोलेंगे फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं? मतलब जो पर्सन बोलता है उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। सेकंड पर्सन किसे बोलेंगे? जो पर्सन हमें सुनता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप मुझे सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन में अगर मैं आई बोलती हूँ तो सिंगुलर हूं, अगर मैं वी बोलती हूँ तो मैं प्लूरल बोल रही हूँ। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर मैं बोलती हूं तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रही हूँ कि तुम क्या करते हो, लेकिन आपके दोस्तों का एक ग्रुप हो और मैं सभी को एक साथ बोल रही हूँ तुम लोग क्या करते हो, तब भी मैं यही बोलूंगी व्हाट डू यू डू, तुम लोग क्या करते हो। तो पहले वाले सेंटेंस में मैं सिर्फ एक आदमी को बोल रही हूँ तो वहां पे वो सिंगुलर हो जाएगा, और दूसरा सेंटेंस जो था मैं पूरे ग्रुप को बोल रही थी तो यहां पर ये यू प्लूरल के लिए आया है। तो चलिए अब हम थर्ड पर्सन को समझते हैं। गाइस, ये थर्ड पर्सन सीखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, लेकिन वो नाम एक ही व्यक्ति का होना चाहिए तो उसे हम बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम बोलते हैं दे तो वो हो जाएगा प्लूरल। थर्ड पर्सन में 4 ही चीज आता है, ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट तो सिंगुलर हो जाएगा और दे प्लूरल हो जाएगा। तो आप ये सोचते होंगे मैं आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ? तो गाइज मैं बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है एस और ईएस लगाना। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि मैं आपको एस और ईएस लगाना सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो तो वहां पर आपको एस या फिर ईएस ही यूज करना है। अगर उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट हो तो वहां पर एस ईएस का यूज नहीं करना है। चलिए इसे मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करवाती हूँ। पहला एग्जांपल है आई डैश गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। तो आप बताइए यहाँ पर गो लगेगा लगेगा? देखिए मैं यहाँ पर साइड में लिख के बता देती हूँ कि कहाँ पे एस और ईएस जोड़ना है। ही, सी, इट और सिंगल पर्सन के नेम के साथ यहाँ पे हम एस और ईएस लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसके थ्रू आप मुझे बताइएगा। पहला एग्जांपल है आई डैश टू स्कूल एवरी मॉर्निंग।
तो आप बताइए यहाँ पर गो होगा या फिर गोज होगा। सबसे पहले ये चार्ट देखिए, यहाँ पर किसके साथ एस और यस लगाना है मैंने आपको बताया है। तो इस चार्ट में ही, सी, इट और किसी सिंगल पर्सन के नाम के साथ ही ईएस या फिर एस जोड़ना है। तो यहाँ पे आई क्या इस डेफिनेशन में कवर करता है? नहीं, तो यहाँ पर गो का गो ही हो जाएगा। आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी डैश इंग्लिश। तो आप बताइए अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड ही होगा या फिर अंडरस्टैंड्स हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या इस डेफिनेशन में फॉल करता है? हाँ, सी इस डेफिनेशन में फॉल करता है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड्स हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है इट डैश द सैंड एंड द वाटर। बताइए यहाँ पर मिक्सेस का वर्ब क्या आएगा? V1 आएगा या V5 आएगा? देखिए सब्जेक्ट क्या है? इट, और इट मेरे डेफिनेशन में फॉल करता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी mixes. It mixes the sand and the water. Fourth example is he dash very hard. तो आप बताइए try का tries होगा या नहीं होगा? He definition में fall करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा he tries very hard. Next example है she dash the piano. She plays the piano. क्यों यहाँ पर मैंने S लगाया? क्योंकि ये मेरे डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी तक मैंने आपको पर्सन का इंफॉर्मेशन दे दिया है, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या फिफ्थ फॉर्म लगेगा वो भी बता दिया है। अब मुझे बस सेंटेंस को फ्रेम करना सीखना है। जैसे इस सेंटेंस में लिखा है मैं अपना पाठ याद करता हूं, मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे V1 या फिर V5 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। उसके बाद हम लास्ट में लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए इसे देखते हुए हम अपना सेंटेंस फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मैं अपना पाठ याद करता हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो लिख दूंगी आई। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म लेना है, तो याद करना। काम इसमें क्या हो रहा है? याद करना। तो याद करना को हम क्या बोलते हैं? लर्न। आई लर्न माई लेसन, अपना पाठ को बोलते हैं माई लेसन। मैं अपना पाठ याद करता हूं, आई लर्न माई लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता, देखिए सीता सब्जेक्ट हो गई है। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। और मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बताती हूँ, ही, सी, इट या फिर किसी के नेम के साथ हमेशा ही एस या फिर ईएस लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किसी का नाम आ रहा है, किसी का नाम आने से मुझे पता है कि मुझे एस या ईएस लगाना ही है वर्ब में। तो सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, तुम एक पत्र लिखते हो। यू राइट अ लेटर। देखिए यू क्या है? सब्जेक्ट है, और यू के साथ कभी भी एस नहीं लगता, इसलिए मैंने राइट का राइट ही लिख रखा है, राइट्स नहीं किया है। लेकिन अगर यहाँ पे सी रहता तो मैं लिखती सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। वे अपना पाठ याद करते हैं। ये दे जो होता है वो हमारे इस डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगेगा। दे लर्न देयर लेसन। गाइस हमने अपना अफर्मेटिव सेंटेंस को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले हम रूल देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे डू डज में से किसी एक का यूज, उसके बाद नॉट लगा देंगे, लास्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और गाइस याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। चलिए अब हम सीखते हैं डू का यूज कहाँ करेंगे और डज का यूज कहाँ करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं डज का यूज कहाँ करेंगे। देखिए किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर किसी पर्सन का नेम हो और वो भी सिंगल पर्सन का नेम, तब वहां पर हम लगाएंगे डज। अदर जितना भी बचता है सब जगह पे हम डू लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिमेनिंग। रिमेनिंग जितना भी बच जाएगा सभी जगह पर हम डू लगाएंगे। तो चलिए इस रूल को देखते हुए हम अपना नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। चलिए हम अपना नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको रूल यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो बनाने में। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे डू या फिर डज में से किसी एक का यूज, उसके बाद हमारा नॉट आएगा, देन आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है,
मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें भी इसमें नहीं लगा हुआ है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए इस रूल को फॉलो करते हुए मैं सेंटेंस फ्रेम करती हूँ। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? आई। उसके बाद मुझे लगाना है डू और डज में से किसी एक का यूज। तो देखिए डू डज में से किसका यूज करेंगे? आई के साथ हमेशा ये डू का यूज होता है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अब आप खुद से समझिए। आई डू नॉट, आई डू नॉट, उसके बाद क्या लगाना है मुझे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो इसमें काम क्या हो रहा है? लिखना काम हो रहा है। तो आई डू नॉट राइट, आई डू नॉट राइट, उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या इसमें है? पत्र। आई डू नॉट राइट अ लेटर। अगला जो सेंटेंस है वह बाइक नहीं चलाता है। वह बाइक, तो हम इसे इंग्लिश में फॉर्म करेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह लड़का है, तो इसके लिए हम ही लगाएंगे। ही डज, देखिए यहाँ पे मैंने डज का यूज क्यों किया है? क्योंकि ये मेरा उस डेफिनेशन में फॉल करता है, ही, सी, इट और किसी के नाम वाले डेफिनेशन में। तो देखिए ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे डज का यूज किया है। ही डज नॉट राइड, ही डज नॉट राइड अ बाइक, ही डज नॉट राइड अ बाइक। देखिए यहाँ पर बाइक चलाना को हम बोलते हैं राइड अ बाइक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं कार नहीं चलाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के बाद मुझे क्या लगाना है? डू डज में से किसी एक का यूज। तो आई के साथ डू का यूज होगा। आई डू नॉट ड्राइव। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर मैंने बाइक चलाने के लिए राइड लिखा है और कार चलाने के लिए ड्राइव लिखा है। जी हाँ, बाइक चलाना को राइड बोलते हैं और कार चलाना को ड्राइव बोलते हैं। आई डू नॉट ड्राइव कार। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह अच्छी नहीं दिखती है, वह किसी लड़की के लिए यूज हो रहा है। लास्ट में ता है, ती है, मतलब सिंपल प्रेजेंट है, उसमें भी नहीं लगा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो वह है, तो लड़की है यहाँ पे, तो सी लगा दूंगी। सी के साथ हमेशा ही डज का यूज होगा। सी डज नॉट लुक, दिखना को क्या बोलते हैं? यहाँ पर काम हो रहा है दिखने का, तो दिखना को क्या बोलते हैं? लुक। सी डज नॉट लुक गुड, वह अच्छी नहीं दिखती है। अगला सेंटेंस क्या है? राम रिलायंस में काम नहीं करता है। राम जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम डू डज में से किसी एक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डज। राम डज नॉट वर्क, काम करना को बोलते हैं वर्क। राम डज नॉट वर्क इन रिलायंस, राम रिलायंस में काम नहीं करता है। चलिए, आई होप कि आपको ये सेंटेंस अच्छे से बनाना आ गया हो, नेगेटिव सेंटेंस। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बोल रहे हैं। समझ में आया? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोला जाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? रूल में सबसे पहले आप लगाओगे डू या फिर डज में से किसी एक का यूज। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, डज का यूज कब करेंगे? ही, सी, इट या फिर वन पर्सन के नेम के साथ, अदरवाइज डू का ही यूज करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस रूल को फॉलो करते हुए हम अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस भी फॉर्म करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पर रूल लिखकर बता देती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे डू या फिर डज में से किसी एक को, उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क देना बिल्कुल ना भूले। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वह है, क्या मैं कॉलेज जाता हूँ? तो इसका आंसर आप हाँ या फिर ना में दे सकते हो, तो इसे बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट में ता है, ती है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डू और डज में से किसी एक का यूज। लेकिन डू डज लगाने से पहले हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बेस पर ही तो हम डू डज लगाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई। तो आई के साथ क्या आता है? डू। तो यहाँ पर हो जाएगा डू आई, उसके बाद वर्ब लगाना है। तो वर्ब हमारा इसमें क्या होता है? जाना। तो डू आई गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कहाँ जाते हैं हम? कॉलेज। डू आई गो टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज जाता हूँ? डू आई गो टू कॉलेज। अगला जो सेंटेंस है वह है, क्या वह अखबार पढ़ता है? तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? वह मीन्स ही या फिर सी हो सकता है। तो यहाँ पे पढ़ता है मतलब ये लड़का है, तो यहाँ हो जाएगा वह, ही के लिए। अगला जो सेंटेंस है वह है, क्या वह अखबार पढ़ता है? तो देखिए वह है, मतलब यहाँ पर ही लगने वाला है सब्जेक्ट, तो ही के अकॉर्डिंग हम डज लगाने वाले हैं। डज ही। उसके बाद हमारा काम क्या हो रहा है? इसमें काम हो रहा है पढ़ने का। पढ़ना को इंग्लिश में रीड बोला जाता है। डज ही रीड न्यूज़पेपर? क्वेश्चन मार्क। डज ही रीड न्यूज़पेपर? क्या वह अखबार पढ़ता है? नेक्स्ट है, क्या आप जानते हो? तो आप सब्जेक्ट हो जाएगा, आपके साथ हम क्या लगाएंगे? डू।
डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हो। अगला सेंटेंस है, क्या राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के साथ क्या लगना चाहिए, डज। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के साथ क्या लगना चाहिए, डज। तो डज राम, उसके बाद वर्ब क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखती हूँ आपको समझ में आया है या नहीं। तो गाइस, मैंने आपको अभी तक क्या समझाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना, नेगेटिव सेंटेंस को बनाना, साथ ही साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना। मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, तो इसे हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल से बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो देखिए, मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म का यूज होना। सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न, आई लर्न। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखती हूँ। अगर इसे हम नेगेटिव में बोले तो हम बोलेंगे मैं अंग्रेजी नहीं सीखती हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं सीखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस तभी बनेगा। मैं अंग्रेजी नहीं सीखती हूँ, इसे हम बोलेंगे आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक है, देखिए आई है इसलिए मैंने डू का यूज किया है, नॉट लगाने के बाद मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया है। यही होता है नेगेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या मैं अंग्रेजी सीखती हूँ। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, डू आई लर्न इंग्लिश, डू आई लर्न इंग्लिश। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, इसलिए मैंने डू का यूज किया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। यही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म। आई होप गाइस कि आपको अब ये अच्छे से बनाना आ रहा हो। तो एक और बनाकर हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, वह सोचती है, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है सी, यहाँ पर हो जाएगा सी थिंग्स। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर एस क्यों लगाया है, तो मैंने आपको बताया था ही सी इट और किसी के नाम के साथ हम यस और या फिर एस जोड़ते हैं, तो मैंने लिखा है सी थिंग्स। अगला हम नेगेटिव बनाते हैं, वह नहीं सोचती है, सी डज नॉट थिंक्स, वह नहीं सोचती है। देखिए हमें मैंने सब्जेक्ट सी लिखा है इसलिए डज का यूज किया है। चलिए अब इंट्रोगेटिव भी बना लेती हूँ। वह सोचती है, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह सोचती है। तो डज सी थिंक, क्वेश्चन मार्क, डज सी थिंक्स, क्या वह सोचती है। देखिए मैंने यहाँ पर एक ही सेंटेंस को लेकर उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी बता दिया है। आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। इसीलिए मैंने आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन रख रखे हैं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं सभी के कमेंट को अच्छे से पढ़ती हूँ और मैं हर एक के कमेंट को पढ़कर रिप्लाई जरूर करूंगी कि उसका कौन सा सेंटेंस सही है, कहाँ पे उनकी गलती हुई है। अगर कहीं पे कुछ भी करेक्शन होगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी समझ आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।